हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है आज के इस नए टॉपिक में। जैसे हमें आप लोग को पता है, यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट 2025-26 परीक्षा के लिए हम ध्यान में रखते हुए ये हिंदी की सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें 2024 का यूपी पुलिस का ये पेपर है, जिसमें से हमने पाँच ठो कवर कर लिए हैं। आज छठवां पेपर है। ये हिंदी में जैसे कि कितना क्वेश्चन, लगभग 37 क्वेश्चन आता है। 37 में से हमने पैसेज इसमें नहीं लिया है और बाकी सब क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। हिंदी में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इस टॉपिक से जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन इसमें है, उस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है और हमको बार बार उसको रिवीजन करके वहीं से पढ़ना है, क्योंकि वहीं से पेपर फिर आएगा। तो आप लोग इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। और जो क्वेश्चन आप लोग को न समझ में आए, जैसे कि आप उसको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप जो इसमें ना कर पाएँ क्वेश्चन, जैसे गलत अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है और यही इसी टॉपिक से सब क्वेश्चन आएगा। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। यानी उपसर्ग से ये क्वेश्चन है, तो बताना है ये किस में उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है प्रभाव, ऑप्शन बी है अपवाद, ऑप्शन सी है पराजय और ऑप्शन डी हमारा है ओढ़ना। तो आप लोग साथियों बताइए इसमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। तो यानी हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है। यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। अब साथियों इसमें देखेंगे अगर, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे प्र में हमें उपसर्ग और प्रत्यय में, जैसे उपसर्ग निकालने से पहले हमें अगर मूल शब्द पता हो जाए तो हम यहाँ पर उपसर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे प्रभाव में अगर देखेंगे साथियों, तो प्रभाव में भाव जो हमारा मूल शब्द है, यानी प्र उपसर्ग हो गया। वैसे अपवाद में वाद मूल शब्द है, पराजय में जय मूल शब्द है। तो यानी इसमें प्र है प्रभाव में, और अपवाद में अप है, अप उपसर्ग है, और पराजय में हमारा परा उपसर्ग है। और इसे ओढ़ना में देखेंगे तो ओढ़ना का मतलब कोई मूल शब्द निकल ही नहीं रहा है, अड़ना कुछ, इसलिए ये हमारा नहीं है। देख लीजिए, हम इसमें ओढ़ना शब्द उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय से बनना है। जैसे ओढ़ना में ओढ़ प्लस ना, यानी ना हमारा जो क्या है, प्रत्यय है। ओढ़ना, ओढ़ मूल शब्द और ना प्रत्यय है। ओढ़ना का अर्थ तन ढकने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला वस्त्र। और प्रत्यय क्या होता है, जैसे साथियों प्रत्यय उपसर्ग का परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए, वही हमारा प्रत्यय होता है। और उपसर्ग वह अव्यय या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय अंत में जुड़ता है। और जैसे अब वही चीज़ जो आपको मैं समझाया हूँ, वो सब वही डिफिनीशन इसमें दिया है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें आप लोग को बताना है कौन सा इसमें अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी पर्यायवाची से भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची। और पर्यायवाची से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है। तो बताइए आप, अमृत का कौन सा पर्यायवाची नहीं, सोम, सुधा, क्षीर, अमी। तो बताइए इसमें से, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी हो जाएगा, क्या है, सी, क्षीर। यानी सोम भी होता है, सुधा, अमी तीनों होते हैं, क्षीर नहीं होता है। अब हम कुछ पर्यायवाची है उसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे अमृत का क्या क्या है, देखिए, पीयूष, मधु, सुधा, उसके बाद जीवनोदक, सोम, अमी, अमीह, सुरभोग, देवान्य, सुभा, देवहार, ये सब किसके हैं, अमृत के होते हैं। वैसे क्षीर का क्या होता है, दूध और खीर, ये क्षीर का अर्थ है। उसके बाद देखिए पर्यायवाची या समानार्थी क्या होते हैं, जिन शब्दों के समान अथवा आंशिक समान अर्थ का बोध होता है उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे यमुना मतलब क्या होता है, अर्कजा, रफिजा। यानी जैसे यमुना का जो ये पर्यायवाची शब्द है, अर्कजा, रविजा और सूर्यजा, ये सब किसके हैं, यमुना के पर्यायवाची शब्द है। देखिए कुछ और पर्यायवाची शब्द महत्वपूर्ण है। जितना हम करवा रहे हैं इसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएगा। जितना हम आप लोग को करवा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे हिमालय का क्या होता है, हिमालय का हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज। उसके बाद पर्वत का क्या होता है, पहाड़, महिधर, शिखर, उसके बाद धरणीधर, गिरी। हिम का क्या होता है, हिम का आइस, तुषार, तुहीन, निहार। पक्षी का क्या होता है, पंछी, खग, चिड़िया, परिंदा। ये सब क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विस्मादिबोधक चिन्ह। यानी हमारा ये विस्मादिबोधक चिन्ह, कारक चिन्ह से यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए बताइए इसमें से कौन सा है।
विराम चिन्ह हुआ, उसके बाद विराम चिन्ह से क्वेश्चन बताइए विस्मादि बोधक का, इसमें देख के बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन है, कौन सा इसमें विस्मादि बोधक का साइन है। तो यानी हमारा विस्मादि बोधक का साइन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखिए, अब सम भिन्नार्थक जो होते हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, उससे भी हमारा यानी सम भिन्नार्थक शब्द, इससे भी हमारा क्वेश्चन जैसे बनता है। देखिए अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या है, तो बताइए इसमें पृथ्वी, ऑप्शन बी न दोहराया हुआ, ऑप्शन सी अयोग्य आचरण, ऑप्शन डी है निरादर। तो इसमें बताइए अब क्या हो जाएगा इसका, अनावर्त मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी इसका होता है, अनावर्त मतलब होता है कि न दोहराया हुआ। ठीक, देखिए अनावर्त का अर्थ होता है जो दोहराया न गया हो, अनवरत मतलब अर्थ कभी न रुकने वाला। ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु आर्थिक दृष्टि से भिन्न होते हैं, उसी को हम कहते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक, पढ़ने में एक लगे लेकिन अर्थ अलग अलग। जैसे देखिए अयोग्य का क्या होता है, जो योग्य न हो, आयोग मतलब क्या होता है कमीशन, आचरण व्यवहार, और आवरण मतलब होता है ढक्कन, निरादर मतलब अपमान करना, और निराधार मतलब बिना आधार का। ठीक, देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे अथक, अथक मतलब क्या होता है बिना थके हुए, और अखत मतलब क्या होता है जो कहा न जाए, उद्धत मतलब क्या होता है, उद्धत मतलब देखिए उद्धत मतलब उदंड होता है, उद्धत मतलब क्या होता है तैयार, कंगाल मतलब भिखारी, कंकाल मतलब ठठरी, गिरीश मतलब हिमालय, और गिरीश मतलब देखिए शिव। छोटी और बड़ी की मात्रा सिर्फ फर्क है, जलज का कमल, जलद का बादल, मरीचि का किरण, और मरीचि का सूर्य या चंद्र होता है। देखिए नियत, नियत मतलब निश्चित होता है, और नियत मतलब क्या होता है मनसा या इरादा। छोटी और बड़ी की मात्रा सिर्फ अंतर है, उतने से अर्थ में चेंज आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें आपको शुद्ध बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है, आप लोग बताइए, देख लीजिए ऑप्शन, चलिए बताइए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इसका शुद्ध रूप यही है। जैसे देखिए साथियों, अगर इसको हम हटाना चाहें, जैसे देखिए इस समय मोहन की आयु जो है, आयु नहीं अवस्था होती है, उसके बाद वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना ही होगा, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न आने दिया जाए। तो देख लीजिए, देखिए मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि के क्रिया के साथ ठीक ठीक मेल हो, उसे शुद्ध वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए इस समय मोहन की आयु कितनी 20 वर्ष है, यानी इसमें क्या शुद्धि थी, अवस्था विशेषण शुद्धि है। वह चाहे, अब दूसरा वह चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना ही होगा, इसमें भले मतलब भले ही न आए पर तुम्हें आना ही होगा, इसमें जो है देखिए चाहे भले मतलब भले शब्द होना चाहिए, पुनरुक्ति नहीं होना। देखिए साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। देखिए इसमें जो है क्या, इसमें विराम चिन्ह कैसे, विराम चिन्ह का जो है सिर्फ गलती है। देखिए अगला है छठवां वाला, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद देख के ऑप्शन बताइए कौन सा इसमें है वयोवृद्ध का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यानी इसका हो जाएगा हमारा वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। बताइए इसमें से वयोवृद्ध, इसमें से कौन सा सही है संधि विच्छेद। यानी इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, वयोधन वृद्ध। चलिए अगला, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यानी इसमें बताना आपको कौन से किस वाक्य में अच्छा जो शब्द है प्रयोग विशेषण के रूप में हो। जैसे अच्छा तुम घर जाओ, और ऑप्शन बी है तुमने अच्छा किया जो आ गए, सी वह स्थान जहाँ, यह स्थान बहुत अच्छा है, ऑप्शन डी है अच्छा है वह अभी आ जाए। यानी इसमें किसकी विशेषता, विशेषण वही होता है जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, यानी विशेषता इसमें ऑप्शन सी में बताई जा रही है, तो इसका हो जाएगा आंसर सी। ठीक, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल, इसमें काल बताना है। मैंने आम खा लिया है तो समान भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है कि पूर्ण भूतकाल है। तो मैंने आम खा लिया है, यानी मैंने आम खा लिया है, अभी अभी ही मतलब खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, अब जो काम तुरंत बीतता है वही हमारा कहलाता है आसन्न भूतकाल, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आसन्न भूतकाल। देखो मैंने आम खा लिया आसन भूतकाल है। आसन भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार के निकट यानी तुरंत समय की समाप्ति का पता चले उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ,
कल का अर्थ क्या होता है, जिसे समय, काल का जो अर्थ होता है, काल मतलब टेंस वही समय, ठीक। क्रिया के जिस रूप में कार्य के होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं, अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान का रूपांतरण को काल कहते हैं। देखिए काल कितने प्रकार के होते हैं, मेन रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। फिर उसके प्रकार होते हैं, जैसे देखिए समान भूतकाल, भूतकाल के जो हैं, जैसे सामान्य भूतकाल, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ठीक। इसमें इसका परिभाषा दिया गया है, देखिए। उसके बाद हम जब इसको काल पढ़ेंगे तो और अच्छे से कवर करेंगे, अभी अब इतना बेसिक जानते रहिए। देखिए, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसके लिए एक शब्द, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके। क्या स्थानापन्न कहते हैं, सुपाठ्य कहते हैं, सुसुप्सा कहते हैं, या उसके बाद पाठ्य कहते हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा? यानी इसका साथियों क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, सुपाठ्य। यानी जो सरलता से पढ़ा जाए उसे हम क्या कहेंगे? सुपाठ्य। देखिए, जो सरलता से पढ़ा जाए, पढ़ने योग्य हो, उसे सुपाठ्य कहते हैं। वाक्य का प्रयोग, यह पुस्तक मेरे लिए सुपाठ्य है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होता है, जब किसी वाक्य को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाए, वही हमारा क्या होता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है। जैसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, बहुत कम बरसात होना मतलब अल्पवृष्टि होता है, और बहुत ज़्यादा बरसात होना मतलब अतिवृष्टि होता है। देखिए, जो छुआ ना गया हो अछूता, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण, जो कभी मरता ना हो अमर, जो साधा ना जा सके असाध्य, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, और भारत में अनेकों जाति हैं, तो भारत में अनेकों जातियां हैं। ऑप्शन अब देख के बताइए इसमें। देखिए साथियों, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेकों गलत है। अनेक मतलब ज़्यादा बहुवचन में प्रयोग होता ही है। वैसे अब ऑप्शन ए और बी में हमें देखना है, तो जब जैसे बहुवचन में हमेशा बहुवचन ही क्रिया आएगी, तो यहाँ पर देखिए भारत में अनेक जातियाँ हैं, न कि अनेक जाति हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला, शुद्ध रूप भारत में अनेक जाति, वही चीज़ है जो आपको मैं बताया। चलिए देखिए, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालिक वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान की समान वर्तमान काल? तो बताइए, देख के बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? यानी वो संभाव, इसमें क्या बताई जा रही है? यानी वह अगर आई हो तो हमारी चिट्ठी दे देना, यानी संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन सी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला जो होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखिए वाक्यांशों के लिए हमारे इसमें इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक। देखिए, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनंत होता है, कि असफल होता है, अनुमोदन होता है, कि अनिकेत होता है। इसमें साथियों ये कर लीजिएगा, ऑप्शन ये इसमें मिसप्रिंट है, ये अनन्य है। क्या है? अनन्य। अनन्य यानी जो किसी एक में आस्था रखने वाला होता है वही अनन्य कहलाता है। देखिए, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनन्य होता है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही चीज़ मैं आपको ऊपर भी परिभाषा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो अनुत्तीर्ण, किसी के मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना अनुमोदन कहलाता है। वह जिसका कोई नियत घर या वास स्थान न हो उसके हम क्या कहते हैं? अनिकेत कहते हैं। चलिए देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य होता है। ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस, ऊर्ध्वश्वास। जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। जो जल से उत्पन्न होता है, जलज। जो किसी भी गुट में नहीं हो उसे तटस्थ कहते हैं। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक होता है। जो दाव में, जिसे जंगल में आग लगने वाली को दावानल, या उसी को दाव कहते हैं जंगल को। जिसका दमन न किया जा सके, अदम। जैसे जो ईश्वर को मानता हो उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक कहते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप लोग इसमें पुल्लिंग बताना है। क्षेत्र, क्षमा, घटना, की ऑप्शन डी है रीति। तो हमारा इसमें क्षेत्र जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। यानी और इसमें हम देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे। देखिए पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जैसे पुल्लिंग शब्द क्षेत्र, जैसे कि अमेरिका इस क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक भेज रहा है। पुल्लिंग शब्द वे शब्द के जिस रूप में पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, ताला आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। देखिए जैसे क्षमा,
मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मतलब क्षमा क्या है स्त्रीलिंग, घटना क्या है ये सब स्त्रीलिंग है, रीति क्या है स्त्रीलिंग है। जैसे घटना में न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई, उसके बाद रीति, यह रीति रिवाज पुरानी परंपरा से जुड़ी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ से देखिए, सवारी, चिकित्सा, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, गणना, परीक्षा, प्रार्थना, रीति, परिधि, उसके बाद अग्नि, रुचि, दुकान, दफा, गर्मी, नवाबी, कोशिश, तलाश, दुनिया, उसके बाद बला, ये सब क्या है, बला, तहसील, तस्वीर, जागीर, तालीम, सलाह, सुलह, ये सब क्या है हमारे स्त्रीलिंग है। महासभा, मर्यादा, शिक्षा, दिल्ली, संविदा, घोषणा, शताब्दी, मृत्यु, आयु, कौमुदी, प्रार्थना, वेदना, आजीविका, संहिता, ये सब स्त्रीलिंग है। और पुल्लिंग देखिए, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, आंसू, पानी, राष्ट्र, संसार, समुदाय, राम, गौरव, लोहा, वचन, देश, पड़ोस, विद्वान, छात्र, शिष्य, खरगोश, पक्षी, कुटुंब, कर्ता, शशि, महोदय, जीरा, हीरा, पजामा, नमक, पनीर, द्विज, शिष्टाचार, कपड़ा, पेड़, शेर, लड़का, ये सब क्या है पुल्लिंग है। दिन, सागर, छात्र, राजन, तेजस्वी, दात, शीशम, दही, हलवा, भोग, मंत्री, धावक, आदेश, मातृत्व, प्लेट, सौभाग्य, काव्य, चंद्र, क्षण, ये सब हमारे पुल्लिंग है। और इसको अगर आप इतना देख लेते हैं तो इसी में से आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आ जाएगा। ठीक, आप लोग इसको एक बार अपने से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, एक और अजगर लखें, यहाँ से अब हमारा आ गया क्या रस, एक और अजगर लखें, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो कौन सा इसमें रस है, तो बताइए इसमें कौन सा रस, जिससे क्या भाव निकल रहा है, आप अपने सोच के बताइए। करुण रस है कि भयानक रस है कि वीर रस है कि ऑप्शन डी है रौद्र रस। यानी इसमें एक और अजगर लखें, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच ही परियो मुरझा छाए। यानी इसमें क्या एक कोई सब मतलब समझ में आ रहा है कि कोई है एक मतलब फंसा है बीच में, एक और अजगर है, एक और ही मृगराज, तो दोनों मतलब एक भयानक की तरह लग रहा है कि नहीं, तो यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भयानक रस। उसमें हम देख लेते हैं इसका, देखिए, एक और अजगर लखें, एक और मृगराज, बिकल बटोही, बीच ही परियो मुरझा खाए, का पंक्ति में भयानक रस है। जैसे इन पंक्तियों में पथिक की एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से यह भय के भरे मतलब भय के मारे मूर्छित हो गया। इन पंक्तियों में जो भय स्थायी भाव यानी यात्री या आश्रय या फिर अजगर के सिंह, आलम्बन, उजागर के सिंह के भयवा, आकृति, उनकी चेष्टाएं, उद्दीपन, यात्री और मूर्छा का जाना, अनुभाव में अवेग और निर्वेद, दैंत, शंका, व्याधि, ध्रास, यानी ये सब हमारे इसमें आप लोग पहचानने के लिए एक ही है कि आपको उसमें पहले भाव आपको क्या करना है कि देखना है कि कौन सा भाव उसमें निकल रहा है। चलिए आते हैं हम, भयानक रस क्या होता है, जैसे डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होना ही क्या होता है भयानक रस। देखिए अगला, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, जल्दी से कार्य करना, संकट में समय बचाव की सोचना, कि कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो आग लगने पर कुआं खोदना मतलब संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला बताइए, असोच, असोच शब्द में असोच और असौच है, इसमें से बताइए क्या इसका मतलब है। दोनों का समश्रुति भिन्नार्थक इससे भी है। यानी एक असोच मतलब होता है जो कि देखिए ऑप्शन डी क्या है, मूर्ख, निडर। तो आप लोग देखिए बताइए, यानी बिना सोच के होता है एक असोच मतलब, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। और असौच मतलब होता है अशुद्धि। चलिए अगला, वही चीज़ है इसमें। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे देहात और देहांत मतलब गांव होता है, और देहांत मतलब मरण। रंग मतलब होता है भिखारी, और रंग मतलब होता है वर्ण। अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल, अंश मतलब कंधा, और अंश मतलब हिस्सा। ठीक, चलिए अगला, देश प्रेम में कौन सा समास है, बताना है देश प्रेम में कौन सा समास है। देश के लिए प्रेम यानी क्या हो जाएगा हमारा इसमें तत्पुरुष समास। देखिए देश में प्रेम तत्पुरुष समास में है, देश के लिए प्रेम यानी देश के लिए जो प्रेम है ये हमारा समास विग्रह होगा। तो समास कितने भेद होते हैं, समास के 5-6 भेद होते हैं, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि अव्ययी भाव समास। समास जब पढ़ेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्दों के लिए चुनिए, वर्षा, जनता, यानी कौन सा है इसमें विकल्प जो सदा एक वचन में। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, बताइए जल्दी से। यानी इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा और जनता जो है ये हमारा हमेशा एक वचन में होते हैं। और साथ ही देख लेते हैं कुछ एक वचन और बहुवचन जो होते हैं हमेशा
इसे देखिए, एक सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है वर्षा जनता, जैसे वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर बहुत अत्याचार किए, ये सब क्या है देखिए। अब ये है एक वचन परिभाषा, जैसे लड़का, गाय, बंदर, मोर, ये सब हम पहले भी देख लिए। जैसे यहाँ पर देखिए सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले जो होते हैं, देखिए होश लोग, होश लोग, हस्ताक्षर, प्राण और बाल, ये सब हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और एक वचन में जैसे बारिश, पानी, दूध, दही, आकाश और जनता, सत्य, प्रेम आदि, ये सब क्या होते हैं, सदैव एक वचन में होते हैं। और जैसे कुछ और बहुवचन जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, अक्षत, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश, नेत्र, समाचार और उसके बाद दाम, ये सब हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। और बहुवचन की परिभाषा भी हम देख लिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं, इसमें बताना है कौन सा शब्दालंकार नहीं है, श्लेष, अनुप्रास, यमक और ऑप्शन डी है रूपक। तो अब बताइए शब्दालंकार यानी अर्था अलंकार दो होते हैं, एक शब्दा एक अर्था। जिस काव्य की शब्द से शोभा बढ़े वो शब्दालंकार, और जिस काव्य के अर्थ की शोभा बढ़े वो होता है अर्थालंकार। तो शब्द से जो किस में बढ़ता है, किस में अर्थ में, यानी श्लेष, अनुप्रास और यमक जो होते हैं ये हमारे शब्दालंकार होते हैं, और जो अर्थालंकार होता है वो हमारे होते हैं जैसे रूपक। ये हम इसमें नहीं, शब्दालंकार इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो यहाँ इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी रूपक, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दा, अर्थ, आधुनिक, उभय। इसे माने दो ही जाते हैं, जैसे उभय तीन प्रकार के, जैसे जान लीजिए उभय अलंकार जो होता है, लेकिन मेन रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। रूपक अलंकार जहाँ में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होते हैं। उदाहरण जैसे मैं तो चंद खिलौना लो हूँ। देखिए शब्दालंकार होता है, क्या होता है, जिसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, ऐसे शब्द अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। इसके पांच भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विवक्षा। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, ऐसे अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति, ये सब क्या है, अर्थालंकार के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगम और आगम का देखिए शब्द युग में सही अर्थ बताइए। अगम मतलब क्या होता है, आप लोग ऑप्शन देके बताइए। देखिए वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, अगर ऑप्शन बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बोलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी अगम मतलब होता है दुर्बल और आगम मतलब होता है उत्पत्ति, यानी ऑप्शन बी। देखिए अभी 21 नंबर है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक जिसमें मतलब निज बारे में, यानी अपने आप स्वयं, इसमें जहाँ पर होता है वही हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, आप भला तो जग भला। चलिए अगला, जुबान पर लगाम न होने का अर्थ क्या है। सदैव कठोर वचन कहना, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना और सर्वत्र अपनी वाग्मिकता में दिखाना। तो जुबान पर लगाम न होना क्या होता है, अनावश्यक रूप से जो स्पष्टवादी होता है वही होता है जुबान पर लगाम न होना, यानी ऑप्शन सी उसका हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। शांत, गूंगा, चुप या विवश। तो इसका क्या है बताइए। इसका जो है ऑप्शन ए है, आयोग ने इसका ऑप्शन ए माना है, शांत। चलिए अगला देखिए, कुछ महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द जैसे अंश का, हिस्सा, कोण एवं अंश, किरण, ईश्वर का, परमात्मा, स्वामी, शिव, उसके बाद पारा, पीतल, ओक का देखिए पक्षी, शूद्र, मतली, घर, पनाह, कनक का क्या होता है, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं, खल का क्या होता है, दुष्ट, उसके बाद धतूरा, बहया, उसके बाद धरती, और उसके बाद सूर्य, दवा, कूटने का खरल, गुरु का शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, बृहस्पति, भारी, बड़ा, भार, घन का क्या होता है, बादल, अधिक, घना, गणित का घन या पिंड या हथौड़ा। ये सब क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए कौन सा वर्ण दंत से नहीं बोला जाता। अब इसमें आपको बताना है, वर्णमाला से एक क्वेश्चन है, बताइए दंत से कौन नहीं बोला जाता, त और ध की ट। तो अब आप लोग को पता है ट किससे बोला जाता है, यानी ट मूर्धा से बोला जाता है, तथा धन जो बोला जाता है दंत बोला जाता है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ट। चलिए देख लेते हैं इसमें हम, देखिए दंत वर्ण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। जैसे तथा धन, ट मूर्धा से बोला जाता है। देखिए मूर्धा से बोले जाने वाले कौन से, री, ट, ठ, ड, ढ, ट वर्ग पूरा। और उच्चारक दृष्टि से देखिए कंठ क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे मतलब अ, उसके बाद अ जो होता है कंठ से बोला जाता है, क वर्ग पूरा, क ख ग घ ङ, और ह और विसर्ग जो है कंठ से बोले जाते हैं। तालब से कौन बोले जाते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उसे तालब कहते हैं। जैसे ई, च,
ई फिर च वर्ग पूरा च अच्छा झइया, उसके बाद देखिए झ चचा झइया फिर ये सब और बड़ा सा, ये सब किससे बोले जाते हैं, ये सब हमारे तालु से बोले जाते हैं। और मूर्धा से जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उसे मूर्धा वर्ण कहते हैं, जैसे री और ट वर्ग पूरा टठा डढ़ा अड़ा, उसके बाद र, ये सब अमूर्धन्य से, ये सब हमारे क्या है मूर्धा से बोले जाते हैं। और दंत वर्ण क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों से जीभ में लगने से होता है उसे दंत वर्ण कहते हैं, जैसे त वर्ग पूरा तथा दधन, और उसके बाद ल और छोटा सा, ये सब दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ से जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ या ओठों से किया जाता है उसे ओष्ठ कहते हैं, जैसे ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ मतलब, और उसके बाद प वर्ग पूरा प फ प भ भ, ये सब हमारे ओष्ठ से बोले जाते हैं। देखिए जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहते हैं, ऑप्शन देख के बताइए आप लोग। तो उसे यानी ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कल भी बताया था आप लोग को, यानी समास का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, ऑप्शन बी संक्षिप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किया गया है। यानी इसमें ये तीन दिए हैं, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका, तो इसमें आपको बताना है कौन सा है इसमें लगा है, कौन कौन सा, आका है, आकू, आका का, तो आप लोग ऑप्शन देख के बताइए। तो बताइए इसमें आप कौन हो जाएगा। देखिए पहली बात तो ये इसमें मूल शब्द आप दिखाइए, छिलका में का है लास्ट में, तो ये दोनों तो होंगे लास्ट वाले, आकू इसमें है तो ये सी और डी होगा नहीं। अब इसमें ए और बी हमें बताना है, तो अब धमाका में कू होगा तो नहीं, यानी हमें इससे भी काट देंगे, तो हमारा यही आका, आकू, आक और का, ये सब हमारे हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, जैसे आका से क्या आका से क्या लड़का, कड़ाका, पताका, पटाखा, ये सब क्या है। आका से आकू से पढ़ाकू, चाकू, डाकू, उड़ाकू। अक से पाठक, गायक, लेखक, नायक, धावक। इक के धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक। उसके बाद ता से सुंदरता, योग्यता, महत्ता, लघुता। ई से क्या है नाटकीय, राष्ट्रीय, केंद्रीय। अनी से क्या है कथनी, करड़ी, पठनी। ठीक, उसे अब बताइए राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, राजा का पर्यायवाची शब्द होता है नरेंद्र, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र। और हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंद पंत, ये ऑप्शन डी है विष्णु डे। तो यानी जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे माखनलाल चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता माखनलाल चतुर्वेदी थे। उसके बाद इनका जन्म 1889 से 1968 के बीच, यानी 1889 में हुआ था, 1968 में इनका देहांत हुआ। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के मुख्य कवि रहे। उपनाम इनका एक भारतीय आत्मा। मुख्य रचनाएं जो हैं देखिए इनका हिम करीटिनी, हिमत रंगणी, उसके बाद हिम तरंगणी, उसके बाद माता और फिर समर्पण, ये सब इनकी हैं इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 के से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कृतियों के लिए दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि दी जाती है। नगद राशि इस समय 1 लाख रुपए दी जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो यानी इसको दिया गया था रामदरस मित्र को। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आगे देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन आत्मकथा श्रृंखला में कौन सा भाग है। ये उनका बताना है, क्या भूलूं क्या याद करूं जो हरिवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है श्रृंखला का कौन सा भाग है ये, तो दूसरा है कि तीसरा है, चौथा है कि तीसरा है कि पहला है, तो यानी इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का पहला भाग है, ये इसमें साथियों इसमें पहला भाग कह लीजिएगा, इसमें मिसप्रिंट है लग रहा है, नहीं पहला ही है, सॉरी इसमें पहला ही है। देखिए आप लोग इसमें पहला है, इसको आप लोग ध्यान करिए पहला ही है। और इसमें देख लेते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा है। इस आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान दिया था। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनको बाल्य काल में बच्चन कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ बच्चा या संतान होता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ मधुशाला, निशा निमंत्रण, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, ये सब, और उसके बाद 10 द्वार के सोपान तक, हलाहल, ये सब क्या हैं इनकी कृतियाँ हैं। तो आज का था पूरा ये, आप लोग को बताइएगा कैसा लगा क्लास। अगर आप लोग को क्लास पसंद आया तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।